आज हम लोग प्रतिलिपिकरण के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में ये जानने और समझने का प्रयास किया था कि आने वाले पत्र और जाने वाले पत्रों को प्रतिलिपि के माध्यम से संभाल के रखने की आवश्यकता होती है ताकि उसका उपयोग भविष्य के संदर्भ में किया जा सके। कहता है कि आधुनिक युग में किसी व्यापारिक संस्था की सफलता में कुशल पत्र व्यवहार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जानते हैं कि व्यापारिक सफलता के लिए अच्छे से पत्र वाहन अगर होता है तो उसकी सफलता और उद्देश्यों की प्राप्ति थोड़ी आसान हो जाती है। कुशल पत्र व्यवहार के लिए प्रत्येक पत्र को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। पता नहीं कब किस पत्र की आवश्यकता पड़ जाए। बाहर से आने वाले पत्र तो कार्यालय में ही रहते हैं, किंतु जो पत्र बाहर भेजे जाते हैं उनकी प्रतिलिपियां कार्यालय में सुरक्षित रखनी होती है और ऐसी परिस्थिति में हमें प्रतिलिपिकरण की आवश्यकता होती है। कहता है कि प्रतिलिपिकरण एक कला है जिसकी सहायता से कोई व्यापारिक कार्यालय बाहर जाने वाले पत्रों की नकल तैयार करता है। कहने का आशय यह है कि प्रतिलिपिकरण के माध्यम से बाहर जाने वाले पत्रों की आवश्यकता अनुसार उसकी प्रतिलिपियां तैयार करनी होती है। सुरक्षित रखी गई नकल या प्रतिलिपि का भविष्य में कभी भी संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आगे कहता है कि प्रतिलिपिकरण की आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है और इसके लाभ क्या है। कहता है कि पहला उद्देश्य या लाभ है विक्रय शर्तों का पालन। हम आप जानते हैं कि अगर प्रतिलिपियां मौजूद है तो ऐसी परिस्थिति में विक्रय शर्तों का अनुपालन आवश्यक रूप से करवाया जा सकता है। वैसी परिस्थिति में इधर उधर की बातें संभव नहीं है अगर उसके साक्ष्य हैं, उसके प्रमाण हैं, उसकी प्रतिलिपियां हैं। दूसरा पॉइंट कहता है भावी संदर्भ में सुविधा। भविष्य में कभी भी किसी भी वस्तु की खरीद बिक्री के संदर्भ में उसकी प्रतिलिपियां भावी संदर्भ के रूप में उपयोग की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है आए हुए माल की जांच में सुविधा। हम आप जानते हैं कि आज की परिस्थितियों में सामान भेजने या मंगवाने की आवश्यकता होती है। अगर कहीं से भी सामान आता है और साथ ही साथ आपको उसकी भेजी गई सूची पहले से मौजूद है यानी उसकी प्रतिलिपियां मौजूद है तो उससे मिलान करना आसान हो जाता है, जिसमें चूक की कोई संभावना नहीं होती है। कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में प्रतिलिपि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है यानी उसकी आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे कहता है माल के लिए ऑर्डर मंगवाने में सुविधा। हम आप जानते हैं कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से बार बार वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं और अगर पहले से उसकी प्रतिलिपियां मौजूद है तो उससे ऑर्डर मंगवाया जा सकता है। और साथ ही साथ पांचवा पॉइंट भी कहता है आदेश को दोहराने में सुविधा। यदि उसकी प्रतिलिपियां मौजूद है तो सिर्फ ये मैसेज करना होता है कि आपने जो पूर्व में भेजी है या पूर्व में जो खरीदी है उसको पुनः दोहरा देना है। छठा पॉइंट कहता है उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होना। अगर आपके पास प्रतिलिपि मौजूद है, संस्था के पास प्रतिलिपि मौजूद है, तो न केवल पत्रों से संबंधित तथ्य प्राप्त होते हैं बल्कि और भी अतिरिक्त सूचनाएं उससे प्राप्त की जा सकती है, जैसे कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का अकाउंट नंबर, अन्य उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। सातवां पॉइंट कहता है विवादों को निपटारे में सुविधा। अगर कोई मुद्दा है जो बहुत पुराना हो गया है और उसमें क्रेता और विक्रेता को संभवतः सूचनाएं याददाश्त में नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में पूर्व में रखी गई प्रतिलिपियों के माध्यम से विवादों को निपटाना थोड़ा आसान हो जाता है। आठवां पॉइंट है लिखित प्रमाण के रूप में प्रयोग। कहता है कि कोई भी मौखिक बातों को प्रमाण के रूप में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन अगर कोई भी मुद्दा उठता है जिसमें बातों को अच्छे ढंग से रखना है तो उसमें लिखित प्रमाण को कानूनी मान्यता मिली है, जिसमें कोई भी पक्ष इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे एक आदर्श प्रतिलिपिकरण के गुण। कहता है हम लोग आगे देखेंगे प्रतिलिपिकरण के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी विधियां हैं जिसके माध्यम से प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती है। लेकिन हम लोग अब यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतिलिपिकरण से की कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसमें सब गुण संपन्न है और कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला गुण है सरलता।
कहने का आशय यह है कि प्रतिलिपिकरण की विधियों का अनुपालन करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्रतिलिपियों की ऐसी विधियां होनी चाहिए जिसको सरलता से संस्था में लागू किया जा सके। दूसरा पॉइंट है मितव्ययिता। कहता है एक आदर्श प्रतिलिपिकरण में मितव्ययिता का गुण होना संस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम आप जानते हैं कि प्रतियोगिता के इस युग में लागत नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और अगर सस्ते में प्रतिलिपि होती है तो ऐसी परिस्थिति में संस्था अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर पाती है। तीसरा पॉइंट है एकरूपता। कहने का मतलब है कि प्रतिलिपिकरण की जिस विधियों का भी अनुपालन होता है, संस्था के आकार और प्रकार के हिसाब से लगातार उसका अनुपालन होना चाहिए, ताकि प्रतिलिपि को संरक्षित रखने में कोई परेशानी नहीं हो। चौथा है टिकाऊपन। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज की परिस्थितियों में जो भी प्रतिलिपियां तैयार की जाए उसके प्रपत्र इस प्रकार के अवश्य होने चाहिए ताकि उसे लंबे समय तक संभाल के रखा जा सके, यानी भविष्य के संदर्भ के लिए उनका उपयोग किया जा सके। पांचवा का पॉइंट कहता है स्वच्छता एवं स्पष्टता। हमारी जो भी प्रतिलिपियां तैयार की जाए वह स्वच्छ होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी उसे अच्छे से पढ़ा जा सकता हो। अगला है समय और श्रम की बचत। कहता है कि प्रतिलिपिकरण की जिस विधियों का भी अनुपालन हो उसमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि प्रतिलिपि तैयार करने में बहुत ज्यादा समय या श्रम नहीं लगे। सातवां पॉइंट कहता है गोपनीयता, यानी प्रतिलिपिकरण की जिस विधियां का भी अनुपालन हो उसमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि प्रतिलिपि तैयार करते वक्त प्रपत्रों की गोपनीयता बनी रहे। आठवां पॉइंट है लोचदार। कहने का आशय यह है कि आज की परिस्थितियों में संस्था आवश्यकता अनुसार अपने व्यापार को बढ़ाते घटाते रहती है। हम जिस भी प्रतिलिपिकरण की विधियों का अनुपालन करें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हम अपनी स्थिति के हिसाब से उनमें परिवर्तन कर सके। अब हम लोग देखेंगे प्रतिलिपिकरण की विधियां। कहता है कि प्रतिलिपिकरण की बहुत सारी विधियां हैं जिसके बारे में पहले से भी हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से प्रतिलिपियां ली जाती है, वैसे सामान्य तौर पर बच्चे भी जानते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं, पहला है हाथ से प्रतिलिपि लेना। कहता है इस विधि के द्वारा प्रतिलिपियां लेने का ढंग सबसे पुराना है, सरल है तथा सस्ता है। इसमें सर्वप्रथम हाथ से मूल पत्र लिखा जाता है, फिर उसी पत्र की नकल एक अलग कागज पर कर ली जाती है। कहने का आशय यह है कि हाथ से एक प्रति तैयार की जाती है और फिर दूसरी प्रति भविष्य के संदर्भ के लिए फिर से दूसरे पेपर पे हाथ से लिख दी जाती है। इस प्रकार के से प्रतिलिपि लेने की कला को हाथ से प्रतिलिपि लेना कहते हैं। दूसरा कहता है दाब यंत्र द्वारा प्रतिलिपि लेना। इसमें लोहे के प्रेस को दाब यंत्र या शिकंजा भी कहते हैं। कहने का आशय यह है, जिसका चित्र नीचे भी दिखाया गया है। हम आप जानते हैं कि निमंत्रण कार्ड वगैरह की जो छपाई की जाती है इसी दाब यंत्र के माध्यम से की जाती है, और जब बहुत सारी प्रतियां निकालनी हो तो ये बहुत ही सस्ता और सरल होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, दाब यंत्र द्वारा प्रतिलिपि लेना। तीसरा है कार्बन पेपर द्वारा प्रतिलिपि लेना। मूल पत्र चाहे हाथ से लिखे जाएं या टाइप किए जाएं, कार्बन द्वारा उसकी प्रतिलिपि साथ साथ लिखी जा सकती है। प्रतिलिपिकरण की यह विधि सर्वाधिक लोकप्रिय, सुगम एवं सस्ती है। कहने का आशय यह है कि यदि टाइप से करे या हाथ से लिखे, अगर कार्बन पेपर लगा के नीचे दूसरी प्रतियां रख दी जाती है तो मूल प्रति के साथ ही प्रतिलिपि भी तैयार हो जाती है। ये अगर बहुत ज्यादा प्रतिलिपियां नहीं निकालनी हो, खास करके विभागीय स्तर के पत्रों के लिए, प्रतिलिपि के लिए ये बहुत ही सरल, सस्ती और सहज प्रक्रिया आज की परिस्थितियों में भी मानी जाती है। चौथा है रोटरी मशीन द्वारा प्रतिलिपि लेना। कहता है यह चक्राकार यंत्र कहते हैं बड़े बड़े व्यापारिक कार्यालय में जहां अधिक मात्रा में पत्रों की प्रतिलिपि लेनी होती है इसका प्रयोग किया जाता है। आज की परिस्थितियों में, आधुनिक परिस्थितियों में ये बहुत विकसित हो गया है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रतिलिपियां लेनी हो, खास करके पेपर वगैरह हम जानते हैं इसी मशीनों के माध्यम से प्रतिलिपियां निकाली जाती है। अगला है फोटोस्टेट द्वारा प्रतिलिपि लेना। इससे हम सभी लोग पहले से ही जान रहे हैं, फोटोस्टेट मशीन हम लोगों ने देखा होगा। इसके बारे में कहता है कि इस प्रणाली के द्वारा प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक या अधिक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती है। लेकिन आधुनिक परिस्थितियों में
कुछ मशीनें ऐसी भी हैं जहाँ पे आप सस्ते में फ़ोटोस्टेट करवा सकते हैं, कुछ मशीनें ऐसी भी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा महँगा पड़ता है, लेकिन आधुनिक परिस्थितियों में छोटे कार्यालयों के लिए ये काफ़ी प्रचलित है। धन्यवाद।